Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is returns to a factor and we will discuss detailed phases here. So returns to a factor can be categorized in three phases, where first phase is increasing returns to factor, then constant returns to factor and diminishing returns to factor. In this video, we will cover increasing returns to a factor. So, increasing returns to a factor क्या होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीनों स्टेजेस जो है वो ऑपरेशनलाइज हुई थी ड्यू टू इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या सिचुएशन थी? जब हम आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए अपने फिक्स्ड इनपुट्स के साथ में अपने जिस वेरिएबल इनपुट को कंबाइन करते हैं उसको रेज करते हैं, तो जैसे जैसे वेरिएबल यूनिट हम एम्प्लॉय करते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट उस वेरिएबल यूनिट को अप्लाई करने से हमें मिलता है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होता है. मीन्स जैसे जैसे हम अपनी वेरिएबल यूनिट अप्लाई करते हैं, कंबाइन करते हैं विद फिक्स्ड यूनिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरी यूनिट कंटिन्यूज टू राइज. और इस सिचुएशन में हमारा टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता है, रिजल्टेंटली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, राइट. एंड इस सिचुएशन में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है या जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो डिक्लाइन होती है. सो इट विल बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. हम यहाँ पर यूनिट्स ले लेंगे ऑफ लेबर, दैट इज 1 2 3 4 5, और जो हमारा फिक्स्ड इनपुट है, यानी कि चाहे हम यहाँ पे लैंड ले लें चाहे हम यहाँ पे कैपिटल ले लें तो वो फिक्स्ड ही रहेगी 1. जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जैसे जैसे लेबर की यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग रेट पर रेज होता है. अब पहली यूनिट लगाने पे टोटल प्रोडक्ट 4 रियलाइज हुआ, जैसे ही हमने सेकेंड अप्लाई की तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 हो गया, राइट. देन इट रीच्ड 18, then 28 and 40. So marginal product is 6, then 8, 10 and 12. Diagrammatically, जब रिटर्न्स टू फैक्टर इंक्रीजिंग होते हैं, यानी कि जब हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की ये फर्स्ट स्टेज होती है. सो दिस वुड बी शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैरीज पॉजिटिव स्लोप. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट. If we talk about cost, then cost keeps on declining. So इस लॉ में जो हमारी कॉस्ट होती है उसकी नेचर डिमिनिशिंग होती है. एंड with the help of table it can be clarified that units applied 1 2 3 4 5, these are variable units I am talking about. Then total cost. Total cost is 40, 80, 120, 160 and then 200. Proportionately increase होगी. अगर एक यूनिट 40 रुपीज़ की है, as we assumed that all the units are homogeneous, तो इनकी कॉस्ट भी क्या होगी? सेम होगी. जो टोटल प्रोडक्शन है 4, 10, 18, 28 and 40. सो आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो डिक्लाइन होती रहेगी. पहले एवरेज कॉस्ट 10 है जो रिड्यूस होकर 6 हो गई, देन 6.7, 5.7 एंड 5. सो शेप ऑफ कॉस्ट
will be declining. Here I am taking units of labor, right? And here is the average cost, and that would be the slope of our cost curve. So लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या रिटर्न्स टू अ फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग स्लोप पर इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, बट इनवर्सली जो कॉस्ट होती है वो डिक्लाइनिंग होती है. नाउ कॉजेस ऑफ एप्लीकेशन, क्या रीजंस हैं कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिलते हैं. फर्स्ट रीजन इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. जो फिक्स्ड फैक्टर होता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो अंडर यूटिलाइज्ड होता है, यानी कि उस फिक्स्ड फैक्टर में कहीं ना कहीं अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है इन इनिशियल फेजेस. तो जैसे ही हम अपनी वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं, उस फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं, रिजल्टेंटली जो टोटल प्रोडक्ट होता है इन यूनिट्स का वो इंक्रीज होने लगता है, हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है. Second reason is increase in efficiency. जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं विद इंक्रीजिंग वेरिएबल इनपुट्स, तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी अटेन होती है. उसका रीज़न होता है डिवीज़न ऑफ लेबर एज वेल एज स्पेशलाइजेशन. अब एग्जाम्पल ले लीजिए लैंड और लेबर का. सपोज आई एम हैविंग 2 हेक्टेयर लैंड विद 1 लेबरर. अब उसी लेबरर को उस लैंड का सारा काम करना है, राइट. सो अगर मैं लेबरर्स को बढ़ा दूंगी तो कहीं ना कहीं वही वर्क डिवाइड हो जाएगा और पर्टिकुलर पर्सन की कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बन जाएगी, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस स्पीडअप भी होगा और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी efficient होंगे, अच्छे होंगे. And the third reason is better coordination between the factors. एक ये भी रीज़न होता है कभी भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने का कि जब हम वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, यानी कि वो अपने आइडियल रेशो को अटेन कर लेते हैं. सो दिस इज द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. एप्लीकेशन ऑफ द लॉ. This law is mainly applied to manufacturing industries as well as agriculture or other these activity extractive industries like fishing, mining, etc. But mainly it works in manufacturing units. Last is limitations of the law. आपकी ये जो लॉ है ये इनऑपरेटिव हो जाती है, वर्क नहीं करती है अगर लिमिटेशन ऑफ फिक्सिटी ऑफ फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करती. अगर आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड नहीं होगी तो वर्ल्ड के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल एक सिंगल किचन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करके पूरे वर्ल्ड की आप ईटिंग नीड्स जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हो. सेम एज एग्रीकल्चर में भी सिर्फ एक गार्डन में नंबर ऑफ लेबरर्स को इंक्रीज करके आप यहीं से पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर पाओगे. So it is not at all practical, realistic or possible even. So fixity of factor always exists, but where fixity of factor doesn't work, this law is inoperative. So this is end of the law.
law of increasing returns or increasing returns to a